हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम वर्ण विचार करेंगे। ये हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ दूसरा है, वर्ण विचार। एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो सेवन्थ और एट्थ दोनों में ही कॉमन टॉपिक है। तो हम दोनों का जो है, दोनों ही कक्षा में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्ण विचार करवाने से पहले हमने जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है, बोली के बारे में जाना, लिपि के बारे में जाना, व्याकरण के बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम क्या है, वर्ण के बारे में जानेंगे। भाषा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ध्वनियों से हुआ है। यानी कि ध्वनि क्या है, भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जब मुख से हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ उसको ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और ध्वनि का जो मूल रूप होता है वो कौन सा होता है, मौखिक होता है। यानी कि जो मुख से निकली हुई, मुख के द्वारा बोली गई वो ध्वनि कहलाती हैं। और जब ध्वनि को हम संकेतों के द्वारा लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम बताएंगे, जैसे कमल, क अ म अ ल अ, कमल। अब ये क्या है, ये वर्ण है, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, क के साथ हमेशा अ जुड़ा होता है, यानी कि हर व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है, स्वर जुड़ा होता है, अ जुड़ा होता है। लेकिन ये जो है क म ल, ये क्या है, ये वर्ण है। जब हमने इसको लिखा, अभी हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे ही घर, घ अ र अ। ठीक है, अब हम इससे ज्यादा तो इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो यही क्या है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम मुंह से बोलते हैं तो ये ध्वनि कहलाती है। और जब हम ध्वनि को संकेतों के द्वारा लिखते हैं, संकेतों के द्वारा लिखते हैं, तो ये वर्ण कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो अब बताएंगे कि वर्णों के परिवार को ही वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्णों के परिवार को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। तो जो वर्ण का परिवार होता है, वर्णों का परिवार होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का प्रतीक है। हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में वर्ण को, अक्षर। और अब हम करेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर, व्यंजन। ठीक है, तो अब हम स्वर के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहती हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर, सेकंड व्यंजन। स्वर से तो आप लोग परिचित होंगे क्योंकि अब तक आप लोग जो है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा स्वर कितने हैं। ठीक है, और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर ये ऐसे हैं जैसे जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। यानी कि हमें बोलते समय, वर्णों को बोलते समय किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहा जाता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि स्वर जो है उनका, यानी कि वर्ण जब हम बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से करते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, यानी कि हमारी जो सांस हम लेते हैं, जो वायु निकलती है, प्राण वायु, वो बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है। यानी कि हम स्वर को बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं।
अब हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो जैसे सूरज जब वो अपना प्रकाश बिखेरता है तो सूरज बिना किसी रुकावट के अपना प्रकाश बिखेरता है, वैसे ही ध्वनियाँ भी क्या हैं, बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से निकलती हैं। तो अब तक आपने जाना होगा स्वर कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ओ, री, ठीक है, ए, ओ, ये आपके जो है 11 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो ये आपके 11 स्वर हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन सब की मात्राएं होती हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। लेकिन अ जो है हर किसी के साथ जुड़ा होता है। अ की मात्रा फिर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अ की मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं होती हैं। तो अब हम बताएंगे स्वर। हिंदी की स्वर बता दिए मैंने आपको। अब क्या है, स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये स्वर के 3 भेद होते हैं। इसके बाद क्या है, देखो हर्ष स्वर, हम हर्ष स्वर का मतलब जिसमें समय कम लगता है। जब हम बोलते हैं जिसको बोलने में समय कम लगे, जिसका उच्चारण करने में समय कम लगे। अब किसका समय किसमें कम लगता है, जैसे जिनमें समय कम लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कम लगे, उसको हर्ष स्वर बोलती है। और फिर है दीर्घ स्वर, यानी कि जब हमने हर्ष स्वर को बोला, जितना समय उसमें लगा उससे दुगना समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि हर्ष स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से भी दुगना समय लगता है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो अब देखा आपने हर्ष स्वर में इसको बोलने में हमें समय कम लगा, अ, ई, ठीक है, ओ, री। अब इसको दीर्घ स्वर में क्या था, इनको बोलने में हमें समय ज्यादा लगा, जैसे आ, ई, ओ, औ, ठीक है। तो इसको बोलने में समय दुगना लगा हमें। तो जिसमें समय कम लगता है वो हर्ष स्वर, और जिसमें उससे भी दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है जिसको बोलने में इन दोनों से भी ज्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम में क्या है, हमेशा प्लुत स्वर लगता है, यानी कि बहुत समय लगता है। जब हम इसको ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है। तो अब आपने जाना स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर जिसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें उससे दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर उससे भी जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। एक बात और, आप लोग सोचते होंगे कि हमने छोटे होते तो हम ये पढ़ते थे कि इसमें 13 स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 11 स्वर ही होती हैं। जो आप लोग कह रहे हैं वो ये होता है जिसको हम बोलते हैं अं और अह, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अनुस्वर और अनुनासिक बोलते हैं इसको। ये उन स्वर में नहीं गिने जाते, ये 2 अलग से हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। मात्राएं कितने स्वर की होती हैं, 10 स्वर की मात्राएं होती हैं। 11वें स्वर की मात्रा नहीं होती। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती, अ की।
अगर मान लो आपका कोई परीक्षा चल रही है और उसमें पूछा जाए, ठीक है, कि मात्राएं जो है वो कितने स्वर की होती हैं, तो आपने उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 11, 10, तो आपने क्या करना है, 10 पे टिक करना है, क्योंकि हमेशा 10 स्वर की मात्रा होती है, 11वें स्वर की मात्रा नहीं होती। और कौन सा स्वर, अस्वर, इसकी मात्रा नहीं होती। क्योंकि मान लो हमने क लिखा, क, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके साथ कोई मात्रा तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। अगर मान लो हमने ये लिख दिया, तो ये क्या है, ए की मात्रा है, की। अगर हमने इसके साथ ये मात्रा जोड़ दी तो ये क्या बन गया, की, ठीक है। अगर हमने मान लो इसको हटा के ये कर दिया तो ये कौन सी मात्रा होगी, को, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती। तो अब ये मैंने आपको बताया, ये सब वर्ण के जो स्वर थे, इसके 3 भेद थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया, हर्ष स्वर जिन स्वरों में उनके उच्चारण में समय कम लगता है, कौन से होते हैं वो 4, अ, ई, उ, री। कौन से होते हैं वो 4, जो री है ये क्या है, इसको री ऋषि वाला, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये स्वर कहाँ से आया हुआ है, संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है, जिसका चिन्ह क्या होता है, री लिखा जाता है, री लिखा जाता है। यानी कि इसका जब हम लिखते हैं प्लस ई, तो ये री, ठीक है। ये संस्कृत से हिंदी में आया है। तो हिंदी के स्वर में अब क्या है, इसका रूप समाप्त हो गया है। हिंदी भाषा में अब इसको, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हम इसको री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, री बोलती हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, जैसे ऋषि, ऋतु, ठीक है, ये सब संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। अब मैंने आपको बताया जो आगत ध्वनियां हैं, ये जो ये आ है, आपने देखा होगा ये अंग्रेजी के शब्दों पे आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, और हिंदी में जब लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके साउंड भी कैसे आएगी, डॉक्टर, इंग्लिश में डॉक्टर और हिंदी में डॉक्टर। और जैसे इंग्लिश में नॉलेज, ठीक है, और हिंदी में नॉलेज। और जैसे कि नाव के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, नॉलेज, ठीक है। तो ये कौन सा स्वर है, आ, जो एक नया स्वर जुड़ा था, और जिसको सिर्फ क्या है, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, डॉक्टर, नॉलेज, और इनमें यूज किया जाता है। फिर है व्यंजन, जो आए थे, जो नए व्यंजन जुड़े थे, जिसको हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है, उसको हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह, नुक्ता चिन्ह, क, ख, ग, झ, फ, ठीक है। जैसे आपने कई बार इसको उसमें देखा होगा, किताब में भी होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये व्यंजन आए हुए हैं जो जुड़े हैं, ठीक है। और ये स्वर है जो आ हमसे, हमारे साथ हिंदी में एक अलग से जो है वो जुड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो आ है वो क्या है, वो स्वर जो है उसका वर्ण इंग्लिश के अनेक अनेक कारणों के कारण विकसित हो गया है, यानी कि वो इंग्लिश में आने के कारण, जैसे डॉक्टर, काफी, शार्प, डॉल, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा इस वृक्ष की डाल टूट रही है, या ये डाल सुंदर है, तो एक डाल जो है वो क्या है, वृक्ष की डाल, उसकी शाखा, और ये है डॉल सुंदर है, डॉल मतलब गुड़िया सुंदर है। सबसे पहले हमने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण किसे कहती हैं, वर्णों के परिवार को वर्णमाला कहती हैं, वर्णमाला के बारे में जाना। फिर क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लग स्वर। और हो सकता है आपकी बुक में जो है 2 ही स्वर दिए गए होंगे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर कौन से होते हैं, जिनमें समय कम लगता है, अ, ई, उ, री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें हर्ष स्वर से भी दुगना समय लगता है, ठीक है। जैसे आ, ई, उ,
ए ओ औ, ये सब क्या है, ये समय ज्यादा ले रहे हैं। और जो आगत ध्वनियां, जो ध्वनियां आई हैं, ठीक है, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करें, व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। और इस तो चलिए बेटा, अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो मान लो हमारे कट से निकलते हैं, कुछ ध्वनि हमारे कट से निकलती हैं, कुछ जो है तालु से होता है उनका उच्चारण, तो वो हम सभी बताएंगे। कि अब है व्यंजन, व्यंजन के 3 भाग होते हैं, यानी कि उसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्पर्श। स्पर्श क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं उनको किसकी सहायता से उसका उच्चारण कर रहे हैं। देखो बेटा, ये हमारा जो कंठ है, ये गला, ठीक है, इसमें से जो साउंड निकलती है कंठ में से, यानी कि गले में से। फिर है तालु, तालु मतलब जो जीभ के ऊपर, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तालु, इसको बोलते हैं। फिर है मूर्धा और दांत, दांत मतलब जब हम दांतों से कोई उच्चारण करते हैं। और ऊपरी होठ, यानी कि होठों के द्वारा उच्चारण किया जाता है। और मूर्धा क्या होता है, जो जीभ से, जीभ और उसको टच कर जाए, ये इसको। तो ये स्पर्श करके जो वायु हमारे मुंह से निकलती है, ठीक है, या वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि स्पर्श का मतलब छूना, यानी कि जब हम बोलते हैं तो जो हम उच्चारण करते हैं वो किसको छू रहे हैं। मान लो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो गले से निकल रहे हैं, कंठ से हम बोलते हैं, उसको कंठ बोलते हैं। कुछ तालु, तालु आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जब हमारी जीभ जो है वो किसको टच कर रही है। फिर होठ, यानी कि होठों के द्वारा हम किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है दंत, दंत मतलब जो हम दांत को करके, दांतों से जो हवा बाहर निकलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, उनको कहलाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे व्यंजन हैं और उनका उच्चारण स्थान कौन सा है और उनको नाम क्या दिया गया है। तो देखिए, जैसे बच्चों, ये व्यंजन है और ये उनका उच्चारण स्थान बताया गया है और इनको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, न, ये इसका जो है उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि गले से निकलते हैं ये, और इनका नाम क्या है, कंठ है। जो कंठ मतलब गले से आवाज निकलती है। फिर है च, छ, ज, झ, न, ये तालु, यानी कि जो हमारी तालु है उससे उच्चारण होता है इसका, और इसको नाम क्या दिया गया है, तालव्य। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ़, ढ, ये क्या है, मूर्धा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। फिर है त, थ, द, ध, न, ये दांत, यानी कि हमारे जो दांत है उस, ये इसका स्थान है, दांत से बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंत्य। फिर है प, फ, ब, भ, म, ये होठ, इसमें हमारे होठ हिलते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, ओष्ठ है। तो ये इसका, ये व्यंजन है पूरे के पूरे, और ये इनका स्थान है और ये इनको नाम है। तो चलिए बेटा, जैसे कि मैंने अब आपको स्पर्श व्यंजन बता दिया है कि स्पर्श मतलब छूना। हमारे जो देखो बच्चों, 5 होती हैं, गला, ठीक है, फिर होते हैं होठ, तालु, मूर्ध, और जो है एक और कौन सा है, दंत है। तो ये 5 होते हैं जहाँ से ये उच्चारण स्थान है, जहाँ से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो अंतस्थ और ऊष्म के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया है, आप उसको उतना एक बार करके देखना। दोबारा से एक बार नहीं समझ में आता तो दूसरी बार फिर उसको, वीडियो को चलाकर आप अच्छे से सुन सकते हो। बच्चों, ये चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं कि जैसे 11 स्वर होते हैं, ठीक है, और 11 स्वर में से 10 स्वर की मात्राएं होती हैं, और ये जो है ऋषि वाला वो संस्कृत से हिंदी में आया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा।
और अगर आप इसको ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे, उसको स्किप कर दोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है उतना आप इसको दोबारा से पढ़ के देखना। उसके बाद हम जो है अगला 10 पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट करेंगे। और देखो बेटा, जब तक आप पीछे वाला रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्याकरण जो है वो ऐसी ही कड़ी है, एक से एक जुड़ी होती है। ठीक है, तो आप क्या है, अगर वो कड़ी टूट जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सब बिखर जाएगा। तो आपको पहले, सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा के बाद आपको वर्ण का ज्ञान होना जरूरी है कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि स्वर होते कितने हैं। ठीक है, व्यंजन होते कितने हैं। तो आप लोगों को मैं फिर से बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से देखना, स्वर कितने होते हैं। 11 स्वर होते हैं। कोई बच्चे, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन वो जो 2 स्वर होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते। तो आप इसको, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ बेटा, पहले अच्छे से आप वीडियो को देखो, सुनो, उसके बाद ही आप जो है अपना बुक वर्क या आपकी नोटबुक कंप्लीट किया करो। पहले समझा करो, क्योंकि ये जो हम लेक्चर देते हैं वो आपको समझाने के लिए ही दिया जाता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही आप जो है आप अपना बुक वर्क और क्वेश्चनों के आंसर भी आप खुद से ढूंढ पाओगे। तो ठीक है बेटा, आज आप ये करो और कल हम 10 और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। धन्यवाद।